मिडिल ईस्ट युद्ध का आज 26वां दिन है। मिडिल ईस्ट युद्ध में जारी युद्ध अब सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच का टकराव नहीं रहा है, बल्कि ये धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाता चला जा रहा है। बल्कि यह एक ऐसा संकट बनता जा रहा है जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। तेल के सबसे बड़े सप्लाई जोन में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है, जो अपनी जरूरत पर बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। भारत का करीब 85% तेल आयात होता है और इसमें मिडिल ईस्ट की हिस्सेदारी बेहद अहम है। ऐसे में युद्ध का मतलब है महंगा तेल, बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव, जिसका जमीनी असर पर भी साफ तौर पर असर देखा जा सकता है। भारत में पेट्रोल की कीमतें, बाहर बिकने वाले खाने के सामान अलग अलग तरीके से धीरे धीरे बढ़ सकती हैं। यानी जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ेगा उनके दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे आम तौर पर जो आपके घर में राशन आता है वो आम परिवारों के ऊपर महंगाई की मार पड़ करके पड़ेगा, जिससे आम लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि भारत के नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा काम के चलते अपने शहर से बाहर रहता है। यानी कि कोई अगर दिल्ली में काम कर रहा है तो उसके परिवार का कोई हिस्सा हरियाणा में है, कोई अगर हरियाणा का रहने वाला है तो उसके एक परिवार का हिस्सा नोएडा में है। इस प्रकार से पूरे देश में एक दूसरे की जगह लोग फैले हुए हैं और होटलों या ठेलियों के ऊपर जो लोग जाकर के अपना गुजारा करते हैं, जो खाना खाते हैं, उनको सबसे अधिक तकलीफ हो सकती है। हालांकि लोकसभा में दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि भारत पहले भी ऐसे वैश्विक संकट का सामना कर चुका है। यानी कि जब कोरोना काल आया था तो भारत वैश्विक संकट को ही झेल रहा था, लेकिन भारत की एकजुटता ने कोरोना को भी हराया था और इस बार भी देश पूरी तरीके से तैयार है। सरकार की ओर से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश की जा रही है, यानी आने वाले समय में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर असर कम से कम पड़े। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हालात वाकई नियंत्रण में हैं या नियंत्रण के बाहर चले गए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैसे कोरोना काल के समय देश ने तैयारी रखी थी, वैसे ही तैयारी हमें रखनी होगी। यानी कि यह बात साफ तौर पर निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं या आने वाले समय में इसका असर और भी गहरा जाएगा। यह तो वक्त और समय बताएगा। क्या भारत की अर्थव्यवस्था इस दबाव को झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है या महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन बिगड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से कहते हैं कि हमने पहले भी ऐसे संकटों का जब सामना किया है, तो क्या अब यह मान लेना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी समस्याएं फिर से देखने को मिल सकती हैं? इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि युद्ध का असर किस तरीके से पड़ रहा है। मार्च में कंपोजिट पीएमआई लुढ़क करके 56.5 पर आ गई थी। फरवरी में यह 58.9 पर था। इस मंदी का सबसे ज्यादा असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ा है। इसका पीएमआई गिर करके 4.5 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है, 53.8। इनपुट लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मिडिल ईस्ट में टकराव जो हो रहा है, इससे और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जुड़ी सप्लाई में रुकावटों के बीच फैकल्टी यानी कि जो मजदूर हैं उनको भी सामना करना पड़ रहा है। इसका जो नौकरियां हैं वो धीरे धीरे जा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी से कटौती देखने को मिल रही है। इनपुट लागत 2022 के मध्य के बाद से सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इससे कंपनियों या तो कीमतें बढ़ानी पड़ रही है कंपनियों को, या फिर कटौती करनी पड़ रही है, या फिर मुनाफे पर पड़ने वाले दबाव को खुद झेलना पड़ रहा है। आमतौर पर यही होता है कि कटौती करनी पड़ती है, जिससे स्थिति आम नागरिकों के लिए और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। देखिए तस्वीरों में और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ भूषण दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी और भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूषण जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने 5 दिन के लिए युद्ध को रोक दिया है। क्या यह मान लिया जाए कि यह 5 दिन में अमेरिकी सेना तैयारी करेगी कि आने वाले समय में हमला कैसे करना है? बहुत अच्छा बोला आपने सुरेश जी। ईरान भी यही सोचता है। जो इनका व्यवहार रहा है ट्रंप का पहले से जी, बात करते हैं, सुलह करेंगे, टेबल पे बैठेंगे, उसी दौरान वो तैयारी कर लेते हैं दोबारा एक नया अटैक करने के लिए। ये बिल्कुल बात साफ है। और जो युद्ध विराम तो वो करता है, आप गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, हम और आप मुक्केबाजी कर रहे हैं, तो रुकना वो चाहता है जो या तैयारी कर रहा है या वो हार चुका है। ठीक है, दोनों कंडीशन में
ये युद्ध कहीं भी जाए, कोई भी जीते, क्या इसका असर हो? दो चीजें साफ नजर आ रही है दुनिया में, यूएसए की साख, ताकत की साख और उसकी अकल की साख पूरी तरह गिरी है। और ये गल्फ में भी चाहे युद्ध अमेरिका ईरान को तबाह कर दे पूरी तरह या ना करे, गल्फ के अंदर दोबारा अमेरिका की पैठ इतनी भारी बढ़ नहीं सकती, गिर चुकी है। और दुनिया में अमेरिका की मैच्योरिटी, पेट्रो डॉलर का वर्चस्व वो भी गिरेगा, कोई सवाल ही नहीं इसमें। और ईरान जो है उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, वो दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। उन्होंने देख लिया क्या तरीका है ट्रंप का, ये कह के उनकी बात मानने वाले नहीं है। अमेरिका के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं ईरान के, वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये कुछ ये खाली हवाई फायर कर रहे हैं ट्रंप साहब, ऊपर से 2500 मरीन्स आ रहे हैं वहां पे तो खर्ग आइलैंड को कब्जा करने के लिए। तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। संकट अभी दुनिया के लिए हटा नहीं है। भूषण जी, ये समझ लिया जाए कि जैसे आपने स्लीपर सेल का भी जिक्र किया है, तो ये मान लिया जाए कि पिछले 5 से 6 दशकों में जब से खामनेई वहां पर आए, ईरान एक ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में बना जिसने अमेरिका को चुनौती दी है खुले तौर पर। बिल्कुल, ईरान की तो साख बढ़ गई है दुनिया में। ईरान की ताकत का डंका बज रहा है। और हालांकि ईरान उसमें नष्ट हो रहा है, पर ईरान को ये इसकी चिंता नहीं है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये जो सऊदी और यूएई और कतार और ये आपके कुवैत, बहरीन, ये सब समझ रहे हैं इनको डर के रहना पड़ेगा। और इनको मैं आपको एक बात और बता दूं, यही कंट्रीज जो है ईरान से बचने के लिए इन्होंने अपने बेसिस भी दिए हुए थे अमेरिका को। अमेरिका उन बेसिस को इस्तेमाल करता रहा था, कोई बात नहीं, कम से कम इनकी फैसिलिटीज को, रिफाइनरीज को, कतार की हो, यूएई की हो, सऊदी की हो, वो बचा नहीं पाया। हमने आपको पैसा दिया, बेसिस दिए, जमीन दी, आपसे हथियार खरीदे, आप हमारी रक्षा नहीं कर पाए, तो साथ इनकी रक्षा नहीं कर पाए तो अमेरिका से कौन खरीदेगा वेपन्स? बिल्कुल। अनिल गर्ग जी से हम बात करेंगे कि अनिल जी, सबसे पहला सवाल यह है कि अब क्या है कि जो मध्यस्थता हो रही है बीच में, उसमें पाकिस्तान की एंट्री हुई है, तो क्या ये इंडिया के इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में सीधे तौर पर चैलेंज कर रहा है? देखिए सुरेश कुमार जी, पाकिस्तान की एंट्री किस बात के लिए हुई है? ईरान में कोई एक रिजिम काम करती है ऐसा नहीं है। ईरान में कट्टरपंथी ग्रुप भी है जो इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि हमें हथियार नहीं डालने हैं, हमने कोई समझौता नहीं करना है, हमने कोई बात अमेरिका से नहीं करनी है, बेशक हम फना हो जाए, बेशक हम बर्बाद हो जाए। तो उस ग्रुप से बात करने के लिए, क्योंकि वो एक कट्टरपंथी ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट है, आप ये कहें कि उग्रवादी ग्रुप है, तो उग्रवादी ग्रुप से कौन बात कर सकता है? उग्रवादी ग्रुप से वही देश बात कर सकता है जो खुद उग्रवादी हो। मतलब पाकिस्तान, मतलब आतंकवादियों से आतंकवादी ही चर्चा कर सकते हैं। जी। तो पाकिस्तान के जो मुनीर साहब है, उनका कांटेक्ट उन्हीं आतंकवादियों से है और उससे बेहतर कांटेक्ट किसी का हो नहीं सकता। और मुनीर, हम सब जानते हैं, पाकिस्तान और मुनीर सारे अमेरिका के पेरोल पे है। तो अमेरिका ने मुनीर को सिर्फ इस काम पे लगाया है कि जो आतंकवादी ग्रुप है, या जिसे हम कट्टरपंथी कहें अगर सभ्य भाषा में, वो जो ग्रुप है ईरान का, उनसे वो बातचीत करे, उनको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करे और उनको इस बात के लिए मनाए कि बर्बाद होने से अच्छा है कि समझौता कर लो। तो मुनीर का रोल सिर्फ उतना सा है, इससे ज्यादा कोई मुनीर का रोल नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, हम सब ने अभी कल इसमें सुना ही है कि खुद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया है, उन्होंने मध्यस्थता कराने के लिए अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि आप इसमें आइए, ईरान से बातचीत करिए, हमसे बातचीत हो ही रही है। तो कुल मिला के ये है कि सबको मालूम है कि जो इंडिया है उसकी जो इतनी बड़ी ताकत भी है और उतनी उसकी डिप्लोमेसी भी है कि वो चाहे तो ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे बातचीत करके एक ऐसे मोड़ पे ला सकते हैं जिसमें ईरान भी अपनी शर्तों को कुछ कम करे, कुछ अमेरिका अपनी शर्तों को कम करने को तैयार हो, और कोई एक ऐसी बात पे बात बन जाए जिससे ये युद्ध खत्म हो जाए। जिसे बिल्कुल, लेकिन देखिए आपने बहुत सही बताया कि जो है कि उग्रवादियों से उग्रवादी ही चर्चा कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान को डाला गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि वे आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। हम आतंकवाद का समर्थन किसी तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन अब 3H के भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इजराइल का कहना है कि हम हमले जारी रखेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, इजराइल बातचीत में है भी नहीं। बातचीत जो हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है, एक बात। दूसरी बात, जो ये युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है? इजराइल इस युद्ध का नेतृत्व नहीं कर रहा है, युद्ध का नेतृत्व कर रहा है ट्रंप। और दूसरी बात एक और है कि इजराइल ने इस युद्ध में बहुत कुछ खोया भी है। अमेरिका ने तो अपना आर्थिक नुकसान के अलावा इसमें युद्ध में बहुत कुछ खोया नहीं है। उसके जो बेसिस है
अगर वहां पे हमला हुआ है और उन्होंने वहां पे नुकसान झेला है तो आर्थिक नुकसान ज्यादा है, जान माल का नुकसान नहीं है उतना ज्यादा। तो अमेरिका ने बहुत कुछ खोया भी नहीं है। और बातचीत भी अमेरिका और ईरान के बीच में जो अलग अलग लीडरशिप है, और ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ईरान की टॉप लीडरशिप तो मारी जा चुकी है। तो जो बातचीत हो रही है उनकी खुद ईरान की तरफ से जो बातचीत कर रहे हैं, ईरान में कितनी उनकी बात मानी जाएगी ये भी कोई भरोसा नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि मुनीर को क्यों लगाया अमेरिका ने काम पे, क्योंकि जो कट्टरपंथी वहां के लोग हैं और जिससे बातचीत हो रही है उनका आपस में सामंजस्य नहीं है। कट्टरपंथी लोग उससे बात करने को, उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, जो ईरान को इस समय रिप्रेजेंट कर रहा है और अमेरिका से बातचीत कर रहा है, उसके विदेश मंत्री से बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के अमेरिका ने आर्थिक नुकसान के अलावा कुछ ज्यादा झेला नहीं है, और अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, इसलिए वो उसको झेल लेगा। लेकिन इजराइल ने बहुत कुछ खोया है। तो एक तरफ से अमेरिका बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ से इजराइल को गो ऑन वाली स्थिति है कि आप तब तक हमले करते रहिए जब तक इजराइल इस बात पे, ईरान इस बात पे ना मान जाए कि हम इस युद्ध को रोकते हैं। देखिए युद्ध तो सब थक चुके हैं, ईरान भी थक चुका है, इजराइल भी थक चुका है और अमेरिका भी थक चुका है। बिल्कुल बिल्कुल भूषण जी, बिल्कुल भूषण जी, एक सवाल आपसे था कि जैसे जिस प्रकार से अनिल बरगर्नी ने बताया कि अब थकावट आ चुकी है इन लोगों को युद्ध लड़ते लड़ते, लेकिन क्या यह मान लिया जाए कि पूरा विश्व जो है अब कोल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन बस केंद्र मिडिल ईस्ट बना हुआ है, मतलब सबको अपने हितों की लड़ाई लड़नी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। इस युद्ध के बाद दुनिया की जो समीकरण है, जियोपॉलिटिकल समीकरण, ये काफी हद तक बदलेंगे और इसमें भारत के लिए बहुत फायदे का मौका है। सबसे बात बड़ी ये है कि यूएन वगैरह जो बॉडीज हैं दुनिया की, उनमें बदलाव आना चाहिए। इंडिया है ये परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन यूएन तो मार्गदर्शक मंडल के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि देखिए युद्ध तो आज पूरे विश्व में कई देशों के बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या? वे तो युद्ध नहीं रुकवा पा रहे। सुरेश जी क्यों? कारण ये है, मैं आपको खुद का अनुभव बताता हूँ। मैं जेनेवा में गया था, यूएन कॉन्फ्रेंस में, ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस थी, बिजनेस ह्यूमन राइट्स मेरा पीएचडी का टॉपिक भी था, मैं गया था। तो वहां आपको अचंभा होगा सुन के, इतनी बड़ी भारी बिल्डिंग बनी हुई है, वो जो एस्केलेटर होते हैं जैसे मॉल्स में होते हैं ना, प्लेटफॉर्म पे होते, रेलवे स्टेशन पे होते हैं जी, लिफ्ट भी थे और एस्केलेटर भी थे। एस्केलेटर बंद पड़े थे, एस्केलेटर में तो एक बारी में 100 आदमी जा सकते हैं, लिफ्ट में 4, 5, 6 जाएंगे। मैंने बोला क्यों बंद पड़े हैं? वो कहते हैं हमारे पैसा नहीं है। मैं क्यों? अमेरिका ने पैसे नहीं दिए। अब समझ रहे हैं पैसा देने वाला कौन है? अमेरिका है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। जब पैसा ही नहीं दे रहा है तो उनकी तो वो नौकर बनी हुई यूएनओ, तो जो अमेरिका कहेगा वो बात सुनेगा। तो सवाल ये है, इस चीज को बदलने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। और 5 कंट्रीज हैं, उनको वीटो मिला हुआ है, दादागिरी कर रही है, कुछ भी कर रही है। तो ये जब बदलेगा नहीं, हम तो टॉप 3, टॉप 4 इकोनॉमीज में हैं और हमारी आबादी के हिसाब से भी है, तो ये बदलेगा नहीं। मैं समझता हूँ अमेरिका यही चाहेगा, मेरी समझ में अमेरिका के हित में है। क्यों? चीन को टक्कर लेने के लिए बिना भारत की सहायता लिए अमेरिका चीन से टक्कर नहीं ले सकता है। क्यों? हमारी ज्योग्राफी भी है, हमारे पास आर्म फोर्सेस भी है, हमारे पास दुनिया का ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, साउथ एशिया की कंट्री का वर्चस्व भी है। तो ये सब करने के लिए अमेरिका भी चाहेगा कि यूएनओ को जो है, इन संस्थाओं को ऐसा, इनका संरचना ऐसी बदली जाए कि अमेरिका का वर्चस्व रहेगा, क्योंकि वो तो बड़ी उनकी तो जीडीपी $30 ट्रिलियन करीब है, वर्चस्व रहेगा, पर इंडिया का उसमें आने का मौका मिलेगा। और इंडिया के क्लोज, ये हमारा नॉन अलाइनमेंट नहीं है, ये मल्टी अलाइनमेंट है। हर कंट्री से हमारा दोस्ती रहेगी और रहेगी ऐसे ही, क्योंकि हम तो चोरी चकारी वाली बात नहीं करते, विश्वासघात नहीं करते। चीन तो क्या करता है, आपको लोन दे दिया, फिर कहता जी हवन टोटा है, मैं खुद बता रहा हूं। बिल्कुल भूषण जी, बिल्कुल बिल्कुल भूषण जी, आप जो कह रहे थे। लेकिन अनिल जी, एक बात ये भी आती है कि जिस तरीके से भारत, जैसे कि भूषण जी भी बता रहे हैं कि भारत की तो दोस्ती हर एक से है, लेकिन भारत की जो डिप्लोमेसी है वो न्यूट्रल डिप्लोमेसी है, और इस न्यूट्रल डिप्लोमेसी में इसको क्या समझा जाए? भारत का स्ट्रेंथ है ये, या फिर इंडिसीजन के रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, भारत नॉन अलायंस ग्रुप में था पहले, लेकिन फिर भी माना जाता था कि इसका झुकाव रशिया की तरफ थोड़ा है। लेकिन सही मायने में नॉन अलायंस ग्रुप आज बना है। आज भारत रशिया से भी एक साथ बात कर सकता है, अमेरिका से भी एक साथ बात कर सकता है, ईरान से भी बात कर सकता है, यूक्रेन से भी बात कर सकता है, इजराइल से भी बात कर सकता है। यानी नॉन अलायंस ग्रुप का आज सही रूप में अगर देखा जाए तो परिणाम आज सामने।
इंडिया की एक ही पॉलिसी है, इंडिया फर्स्ट। बिल्कुल, इंडिया फर्स्ट के तहत जहां जहां इंडिया को लाभ होगा, इंडिया उससे बात भी करेगा, उससे डील भी करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इस डर से रशिया से डील करना बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, हमारे पास समय का अभाव भी है, बिल्कुल हमारे पास समय का अभाव भी है। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से आप दोनों ने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सबसे जुड़ने के लिए।